स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अकम और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो एक हमारे पास नया चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। उस चैप्टर का बच्चों नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ज़रा पढ़ा दूँ। दैट इज़ कॉल्ड वैरायटी ऑफ लाइफ। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द वैरायटी ऑफ लाइफ। अच्छा, वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है इसको ज़रा समझिएगा। वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है बच्चों लाइफ के अंदर वैरायटी लेके आना। अब वैरायटी हमेशा दो तरीके से ला सकते हैं बच्चों, ये बात याद रखिएगा। एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर और एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, पहले तो आप लोग इसको ज़रा समझिए कि कैरेक्टर क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। जब भी कभी मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ तो कैरेक्टर कोई भी चीज़, जैसे कि मिसाल है आपका बोलना ये एक कैरेक्टर है, आपका चलना ये एक कैरेक्टर है, आपका खाना ये एक कैरेक्टर है, आपका लिखना ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब मिसाल है मैं कह रहा हूँ कि अगर बोलना एक कैरेक्टर है लेकिन क्या हर कोई एक जैसा बोलता है, लिखना एक कैरेक्टर है लेकिन क्या हर कोई एक जैसा लिखता है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कैरेक्टर हमारे पास जो है वो सेम होते हैं बच्चों, लेकिन जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है डिफरेंट। जब बच्चों कैरेक्टर सेम हो और एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंट हो तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वेरिएशंस आती हैं, वैरायटी आती है। आप लोगों ने वेरिएशन इन जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर ये बात बताई जाती है कि वेरिएशन वो चीज़ होती है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र ना हो, यानी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो। लाइक आपके मदर का आई कलर ब्लैक है, फादर का आई कलर ब्लू है, तो बच्चे का आई कलर ब्राउन आ जाए, तो ये एक वेरिएशन आती है। तो कोई भी चेंज, अल्लाह ताला को वेरिएशन ही पसंद है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों पेटल्स की, तो पेटल्स एक करेक्टर है, लेकिन पेटल्स का जो कलर है, सही है, वो कलर हर वक्त चेंज होता है। वो कलर हमारे पास वाइट भी रहता है, वो कलर हमारे पास जो है वो रेड भी रहता है, वो कलर हमारे पास जो है वो पिंक भी रहता है। इट डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन। तो बेसिकली करेक्टर्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में हमने आपको ये सारी बातें बता दी कि व्हाट इज़ करेक्टर एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। जब करेक्टर और एक्सप्रेशन की बात आपको समझ में आ गई कि ये होता है करेक्टर और ये होता है एक्सप्रेशन, तो इस करेक्टर और एक्सप्रेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के थ्रू हमने इस करेक्टर एंड एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 ब्रांचेस आती हैं। पहली ब्रांच दैट इज़ कॉल्ड द होमोलॉजी, ठीक है ना। दूसरी ब्रांच जो आती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेम लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ये पूरी बायोकेमिस्ट्री है। तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी और चौथी चीज़ दैट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक्स। अब यहाँ पर जो बात समझाने वाली है वो क्या है, आप ये पूछेंगे सर इन 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से आप वेरिएशन कैसे लेके आएंगे और वेरिएशन वैरायटी ऑफ लाइफ हमें कैसे पढ़ाएंगे। बेसिकली जो बात समझाने वाली है बच्चों वो ये है कि अगर मैं बात करता हूँ होमोलॉजी की, तो होमो का मतलब होता है सेम, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन। यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 80 अगर आप लोग खोलें तो पेज नंबर 80 के ऊपर जो है बहुत सारी बातें दी गई हैं। उनमें चंद बातें इस तरह से दी गई हैं कि जैसे बेसिकली अगर आप होमोलॉजी के अंदर आपको 4 लिम्ब बना के दिए हैं, ठीक है ना, 4 लिम्ब बना के दिए हैं। अब वो 4 लिम्ब जो हैं वो किस किस के हैं, वो 4 लिम्ब जो है वो वेल के हैं, वो 4 लिम्ब जो है वो किसके हैं, बैट के हैं बच्चों, वो 4 लिम्ब जो है वो किसके हैं, कैट के हैं, वो 4 लिम्ब जो है वो किसके हैं, मैन के हैं। तो बेसिकली इन्होंने 4 ऑर्गेनिज्म बनाए हुए हैं और उनके 4 लिम्ब्स बनाए हुए हैं। तो जो बात करने वाली और समझाने वाली है दरअसल बच्चों वो ये है कि वेल, बैट, कैट और मैन के जो 4 लिम्स हैं ये बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बच्चों होमोलॉजी की, तो होमोलॉजी के अंदर वेल, बैट, कैट और मैन की बात करते वक्त ये बात बताई जाती है कि इन सब के पास अगर आप इनकी पिक्चर देखें, तो अगर अपने सामने अभी बुक खोल लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बुक खोलने के बाद आपने करना ये है कि पेज 80 को देखना और वेल, बैट, कैट और मैन देखना फर्स्ट के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी ह्यूमरस और रेडियोल्ना नज़र आ रही होती है। आपको ये बात पता है कि जो इस तरीके से ह्यूमरस ये मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास की रेडियोल्ना है। रेडियोल्ना
कहा गया वेल में भी ह्यूमरस रेडियोल्ना है, बैट में भी है, कैट में भी है, मैन में भी है, बट इनकी जो एक्सटेंशन साइज़ और शेप है थोड़ा डिफरेंट है। फोर लिम्ब अगर हम बात करते हैं वेल की तो ये बहुत छोटी और बहुत मोटी होती है, सही है। कि बैट की बात करते हैं तो बैट की बात करते हैं बहुत पतली और बहुत लंबी होती है। कैट की थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी पतली होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती। और मैन की एक मीडियम साइज़ की होती है, नॉर्मल साइज़ की मैन के अंदर होती है। तो बेसिकली होमोलॉजी के अंदर ये बताया गया कि भाई हर किसी के अंदर जो है वो ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, बट फ़र्क क्या आ रहा है बच्चों? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना आ रहा है कि जब ये आप बन रही हैं तो इनके बनने के नतीजे यानी वेल, बैट, कैट, मैन, इन सब के अंदर जो है ये मौजूद है। तो बताया जाता है कि हर किसी के अंदर कैरेक्टर जो है वो सेम है, बट एक्सप्रेशन जो है वो आके डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मैं इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री की बात करते हुए आप सभी बात जानते हैं, आपके पास बायोकेमिकल्स होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है भाई? प्रोटीन होता है, आपको पता है भाई आपके पास होता है फैट्स, आपको पता है आपके पास होता है कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 तरह के चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इससे किस तरह से हम वैरायटी ऑफ लाइफ को बताते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। आप सबको ये बात पता है कि हम तमाम लोगों के अंदर ये बायोमॉलिक्यूल मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, फैट मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। लेकिन क्या हम तमाम लोगों के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी सेम है? यानी अगर आपके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी और मेरे अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी क्या सेम है? नो। क्या आपके अंदर फैट की क्वांटिटी, मेरे अंदर फैट की क्वांटिटी सेम है? नो। क्या कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी आपके अंदर, मेरे अंदर सेम है? नो। इसका मतलब ये है कि हम तमाम लोगों के अंदर फैट्स की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। तो इस फैट्स की डिफरेंट क्वांटिटी की वजह से हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया कि एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट आते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बच्चों प्रोटीन की, तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है। इसीलिए इस वजह से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे आ रही है वैरायटी। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी के बारे में आप कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब ये है कि मिसाल है मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द हार्ट, ठीक है, दिस इज़ द लिवर। मैं 2 ऑर्गन की आपके सामने बात की, मैंने कहा हार्ट और लिवर। हार्ट का सेल जो है वो इस तरीके से मिसाल है ट्रायंगुलर शेप, और लिवर का सेल जो है वो सर्कुलर शेप, ठीक है। ये बात मेरी समझिएगा, मैंने अपने तौर पे इमेजिनरी पॉइंट बता दिया। मैं भी ये कह रहा हूँ बच्चों, मैंने ये कहा कि जब साइटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ हार्ट सेल्स एंड दिस इज़ द लिवर सेल। इसको कार्डियोसाइट्स कहते हैं, इसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब जो बात समझाने वाली है दरअसल वो ये है कि जब मैंने ये बात कही कि जब ट्रायंगुलर शेप सेल्स कंबाइन होता है तो हार्ट बनता है, जब सर्कुलर शेप सेल्स कंबाइन होता है तो लिवर बनता है। लेकिन क्या इन दोनों का साइज़ और स्ट्रक्चर सेम है? नो। क्या ये दोनों सेल हैं? यस हैं। तो ये सेल यानी कि कैरेक्टर क्या है? सेम, बट एक्सप्रेशन में इनके साइजेस डिफरेंट है, इनका शेप डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि साइटोलॉजी की मदद से आप वैरायटी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स बहुत आसान सी है, आप लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स। मैं भी आपको एक जनरल बताता चलूँ, जेनेटिक्स के ज़रिए आप किस तरीके से वेरिएशन को देखते हैं। जेनेटिक्स के ज़रिए आप वेरिएशन को इस तरीके से देख रहे होते हैं। आपको पता है कि एक चीज़ होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बेसिकली है ये कि आपके और आपके पेरेंट्स के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो अगर सिमिलर है तो उसे कहते हैं हेरिडिटरी, और जो डिफरेंट होता है उसे कहते हैं हम वेरिएशन। तो मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि आपके और आपके पेरेंट्स के अंदर जो चीज़ सिमिलैरिटीज़ रखती है दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी, और जो चेंज हो रही है दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इसको हम किसका नाम देते हैं? बेसिकली इसको हम नाम दे रहे होते हैं हेरिडिटरी का। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों? उसको नाम दिया जाता है जेनेटिक्स का। क्लियर है यहाँ तक बात? तो बच्चों ये वाली बात मैंने बता दी हेरिडिटरी और जेनेटिक्स की। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास बात आती है बच्चों किसकी हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ होती है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों व्हाट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हवाले से बताया गया कि 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं ये 2 तरह की होती हैं। आपने कहा कि रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, ये याद रखिएगा। और रॉबर्ट विटेकर ने क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि ऑर्गेनिज्म भाई तो इस समय डिवाइड हो रहे थे, एनिमल और प्लांट। अरे भाई एनिमल और प्लांट के अलावा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे बात आई कि उसने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी जिसके अंदर 5 किंगडम इन्वॉल्व हो गए। जिसमें 5 किंगडम इन्वॉल्व हुआ, इसने कहा कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। एक इसने कहा यूनिसेलुलर, और दूसरा इसने कहा कि दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। तो 2 ऑर्गेनिज्म इसने नाम दे दिए, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक इसने कहा एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोट, और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड द यूकैरियोट। तो 2 ऑर्गेनिज्म इसने नाम दे दिए, एक प्रोकैरियोट का नाम दिया और एक यूकैरियोट का नाम दिया। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आई तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में, और तीनों के तीनों को यूकैरियोट रखा। आप सब ये बात जानते हैं, यूकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके पास 2 न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की, तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट है, उस ऑर्गेनिज्म को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? याद रखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। सही है, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। तो इसको आप क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको आप नाम देते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया, यह आ जाता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा यूकैरियोट जो होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म में आ जाता है हमारे पास क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये अभी हम कौन सी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? रॉबर्ट विटेकर वाली। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है बच्चों हमारे पास एल्गी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट हो, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको आप नाम दे रहे होते हैं किंगडम फंजाई। क्यों कहा सर इसको किंगडम फंजाई? ये तो सब एक ही जैसे नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपना फूड लेते हैं दूसरे से, यानी हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। ठीक है, ये किस तरह से फूड लेते हैं बच्चों? ये हमारे पास होते हैं ऑटोट्रॉफ। सही है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? किंगडम प्लांटी, हमने किंगडम प्लांट। ठीक है, और आखिरी बात इसकी आ गई कि ये किस तरह से फूड लेता है भाई? ये हेट्रोट्रॉफिकली कैसे फूड लेगा? किसी से फूड इनगल्फ करके। तो इसमें आ गई किंगडम एनिमेलिया। तो एक ज़बरदस्त सी क्लासिफिकेशन इसने दी थी, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी गलतियाँ आ गई। थोड़ी सी क्या, एक ही गलती आई। वो गलती क्या आई? वो गलती ये आई कि लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये तो तुमने बता दिया भाई रॉबर्ट विटेकर के यूकैरियोट इतने तरह के होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो एल्गी है ये 3 तरह का होता है। सही है, एक होता है प्लांट के रिजेंबल लाइक, प्लांट लाइक, एक होता है एनिमल लाइक, और एक होता है फंगस लाइक। इनको कहाँ रखे जाएंगे? इसने बोला लो। अब जो रॉबर्ट विटेकर ने जवाब दिया वो बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब था। रॉबर्ट विटेकर ने कहा ये तो मुश्किल बात है ही नहीं, आप करो ये कि जो प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है और फंगस लाइक है, प्लांट लाइक को उठा के रख दो आप किसके अंदर? किंगडम प्लांटी में। एनिमल लाइक को रख दो आप किंगडम एनिमेलिया में। फंगस लाइक को रख दो किंगडम फंजाई में। लोग मानना शुरू कर दे। लेकिन अगली बार एक और बंदा आया जिसका नाम था मार्जुलिस एंड शॉर्ट्स। मार्जुलिस एंड शॉर्ट्स। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओ भाई बात सुनो। क्या बात सुने? इसने बोला कि जो तुमने इस तरीके से क्लासिफाई किया ना कि प्लांट लाइक एल्गी को प्लांट में, एनिमल लाइक एल्गी को एनिमल में, फंगस लाइक एल्गी को फंगस में, ये ना करो। क्या कर रहे हो? एल्गी बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और प्लांट, एनिमल और फंगस जो है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। तो हाउ दिस यूनिसेलुलर यूकैरियोट पुट इन द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप? बात बड़े पते की थी। इसने बोला ये सब बेकार बातें, कुछ नहीं करो, इन सबको एक ही ग्रुप में रख दो। और इसने क्योंकि मेरा नाम जिंदा रहा, इसने इस प्रोटिस्टा को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया? प्रोटॉक्टिस्टा। बस प्रोटॉक्टिस्टा। ये एक मासूमाना गलती थी जो हुई थी, जिसको ठीक कर दिया गया था। बस सिंपल बात यही है। ठीक है, ये वाली बात किसकी हो गई बच्चों? ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली प्लांट लाइक एल्गी की, रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन की। उसके बाद बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आता है, जो ऑर्गेनिज्म कहूँ पता नहीं क्या करूँ, समझ नहीं आता, दुनिया भर को तबाह करके रखा हुआ है इसने। दैट इज़ वायरस। बेसिकली वायरस क्या है?
वायरस के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ बच्चों कि वायरस तो थिंग है, वायरस कुछ है ही नहीं। सही, वायरस की डेफिनेशन के बारे में कहा जाता है, इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। सही है कि हमने ये कह दिया कि वायरस क्या है, वायरस एक बॉर्डर लाइन है लिविंग के दरमियान और नॉन लिविंग के दरमियान। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई सही है, एक बॉर्डर लाइन आ रही है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं कहता हूँ लिविंग इसको और यहाँ लिख रहा हूँ नॉन लिविंग, तो वायरस खुद यहाँ है। क्या मतलब, जब ये इनसाइड होस्ट होगा तो ये लिविंग होगा, और जब ये आउटसाइड होस्ट होगा तो ये नॉन लिविंग होगा। इसलिए कहते हैं कि वायरस भाई यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया कि अगर ये आउटसाइड होस्ट है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या कहा गया कि भाई ये तो इस तरीके की बात है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस वो था टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, अच्छा हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के अंदर क्या बताया गया, नॉन सेलुलर पैरासाइट होता है, नॉन सेलुलर पैरासाइट्स। नॉन सेलुलर पैरासाइट्स का मतलब ये है कि इनके अंदर सेल है ही नहीं। सही, वही बात आ गई। क्या साइज़ होता है, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक, ये इनका तो साइज़ है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक। उसके बाद बताया जाता है कि ये होस्ट के अंदर रहते हैं क्योंकि इनके अंदर एडहेशन प्रॉपर्टी है, चिपकने की प्रॉपर्टी, एडहेशन प्रॉपर्टी है। सही है, इनके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हाइड्रोलाइज कर देते हैं। क्या क्या कर सकते हैं सब आपको बताते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है कि हमारे पास वायरस ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते। याद रखिएगा, वायरस डिजीज़ कॉजिंग ही होते हैं, वायरस डिजीज़ ही कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो मैं बता रहा हूं, अच्छा वायरस का जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है ना वो होता है वेनम, पॉइजन जिसे आप कहते हैं, जहर। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एक वायरस बता रहा हूँ, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। डायरेक्ट ही बताते हैं, बुक पढ़ना है आप लोगों ने बच्चों, याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज वायरस। तो व्हाट अबाउट द बैक्टीरियोफेज वायरस, अगर मैं बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करूं तो व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज वायरस। जब भी कभी बच्चों मैं बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करूंगा तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करते वक्त बताया जाता है कि किस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर होता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। वो क्या है आप ये देख लें, ये देखिए कि हमारे पास वायरस है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस। इस वायरस के अंदर ये बताया जाता है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड, इट्स कॉल्ड टेल, दिस इज कॉल्ड टेल फाइबर। सही है, अंदर दिस इज कॉल्ड द जीनोम। जीनोम कहने, ये जीनोम में डीएनए भी हो सकता है, ये जीनोम में आरएनए भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, जब आपने ये बातें की तो इसी के ऊपर एक कवरिंग भी मौजूद होती है। It is called viral envelope. सही है ना, दिस इज कॉल्ड वायरल एनवेलप। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर इसी तरीके से हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आप वायरस को देखें ना साइज और शेप पे, तो बेसिकली जो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, TMV कहते हैं उसे बच्चों। ये टोबैको मोज़ेक वायरस बेसिकली जिसको आप कहते हैं TMV, इट इज़ रॉड शेप, ठीक। दूसरा जो हमारे पास वायरस आता है, एक आता है पोलियो वायरस, बड़ा कॉमन है। ये होता है बच्चों स्फेरिकल शेप, ठीक है। और तीसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है। दिस इज टेडपोल शेप, टेडपोल शेप, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब ज़रा बात को सुनिएगा, जब मैंने इस तरह की सारी बातें आपके सामने रख दी तो दो चार चीज़ों का हमने समझना है। हमारे पास जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की बात की, तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आप लोग समझिएगा। क्लासिफिकेशन बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम वायरस की करते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को करते वक्त आप ये बताते हैं कि हमारे पास पहली बात तो ये, वायरस दो तरह के होते हैं, एक होता है एनवेलप और एक होता है अनएनवेलप। आप समझ गए? मैं सिर्फ बोलूँगा, आप सुन लीजिए, क्योंकि वॉइस भी तो रिकॉर्ड ही हो रही है साथ साथ। इन्वेलप्ड और अनइन्वेलप्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि या तो वायरस जो है वो वायरल इन्वेलप से सरकवर्ड है या नहीं है, सही है। दूसरी चीज़ ये होती है, या तो वायरस जो है वो DNA वायरस है या तो वायरस जो है RNA वायरस है। मेरी बात एक गौर से सुनिएगा, जितने भी वायरस हैं जो DNA है ऑलमोस्ट वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ऑलमोस्ट जितने वायरस हैं जो RNA ऑलमोस्ट सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सारे नहीं, ऑलमोस्ट। तो सर कोई ऐसा DNA वायरस, हम तो एक्सेप्शनल ढूंढते हैं ना, कोई ऐसा वायरस जो DNA वायरस है और वो सिंगल स्टैंडर्ड है, उसी एग्जाम्पल में आता है पार्वो वायरस, PARVO, पार्वो वायरस। और एक ऐसा वायरस जो कि RNA है और वो डबल स्टैंडर्ड है, तो दैट इज़ रियो वायरस, या उसे रोटा वायरस भी कहते हैं। ROT है, रोता मत कह दीजिएगा, रोटा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बात आती है? सही है। अब ये तीसरी चीज़ आती है बच्चों, एक होती है प्लस स्टैंडर्ड, एक होता है माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है। पहले सुनिएगा, प्लस स्टैंडर्ड और माइनस स्टैंडर्ड का मतलब क्या। आप लोग एक बात कहते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। आपको पता है DNA से बनता है मैसेंजर RNA, याद है ना आप लोगों को, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता था ये, और मैसेंजर RNA से बनता है प्रोटीन, ये कहलाता था ट्रांसलेशन। तो DNA से मैसेंजर RNA एंड मैसेंजर RNA से फिर क्या बन रहा है बच्चों, प्रोटीन बन रहा है। ये हमारे पास कहला रहा था ट्रांसक्रिप्ट जीन एक्सप्रेशन कहलाता है बेसिकली। मैंने कहा बैक्टीरिया के अंदर भी ये चल रहा मिसाल है, या ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर आया हुआ, या वायरस हमारे अंदर आया। अगर वायरस, पहले प्लस स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ, ये नॉर्मली ह्यूमन के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीन एक्सप्रेशन तो ऐसे ही होता है ना बच्चे, है ना। अगर वायरस मिसाल है बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ, बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ चल रही थी, वायरस की टोटल बॉडी किससे मिलकर बनती है बच्चों, याद रखिएगा, प्रोटीन से, एक्सेप्ट फॉर द जीनोम, ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, सही है। तो कहा गया कि DNA से मैसेंजर RNA एंड दिस मैसेंजर RNA से प्रोटीन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है।
मैंने कहा डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो बेसिकली होता ये है कि वायरस अगर प्लस स्टैंडर्ड है तो वायरस अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए देता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस देता है, कहता है भाई मुझे मेरे मर्जी का प्रोटीन बना के दो, दैट इज़ कॉल्ड प्लस स्टैंडर्ड। माइनस स्टैंडर्ड क्या होता है? वायरस कहता है भाई जो बैक्टीरिया प्रोटीन बना रहा है मैं वही इस्तेमाल कर लूँगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, घर में सब्ज़ी बनी होती है तो वो कहते हैं नहीं भाई मुझे मेरी मर्जी का खाना बना के दो, दैट आर प्लस स्टैंडर्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार कोई बात नहीं, घर में जो बना है वही खा लेंगे, दैट इज़ माइनस स्टैंडर्ड। बस ये फ़र्क है, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 89 के ऊपर क्लियर क्लासिफिकेशन दी है विद एग्जाम्पल। उसको पढ़ना नहीं, याद करना है, ठीक है, याद करना है। ये मैं कह रहा हूँ आपको याद करने को, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, यहाँ पर आगे की बात देखते हैं। एक हमारे पास आ जाती है क्या, जिसको आप क्या कह रहे हैं, जिसको बेसिकली नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। अगर हम बात करते हैं बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब क्या? लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का दरअसल मतलब बच्चों ये होता है कि हमने कहा कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर एंटर, वो बैक्टीरिया की बॉडी। देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चों को जब मैं कहता हूँ ना बैक्टीरियोफेज, तो वो बैक्टीरिया समझते हैं, वो क्या समझ रहे हैं? बैक्टीरिया। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको नई वीडियो में आपको ताकि बता रहा हूँ क्लियर करके, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अभी इस वीडियो में इतना रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।